Hey guys, today we're gonna start a new chapter of class 9 and that is tissues. As we all know, we have covered cell and tissues related to cell itself. So before doing this, I recommend you to cover first cell first. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं हूँ महिमा गौर और आप सभी लोगों का द एजुकेटी में बहुत बहुत स्वागत है. आज की वीडियो में हम टिश्यूज़ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. ये उसका सबसे पहला जो है पार्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, अब टिश्यूज़ क्या होता है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहूँगी जो हमने पढ़ भी रखा है. लास्ट चैप्टर में हमने उसे कवर किया था. ओके, सो ये हमारा प्यारा सेल है जिसे हमने बहुत अच्छे से कवर किया था अभी पिछली कुछ वीडियोज़ में. अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डिवीजन ऑफ लेबर और आप सोच रहे होंगे कि टिश्यूज़ में डिवीजन ऑफ लेबर का क्या काम है. तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. हमने जो सेल चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ओके, हमने दो तरह के ऑर्गेनिज्म देखे थे सेल चैप्टर में, नंबर ऑफ बेसिस ऑफ सेल्स पे. ओके, जैसे कि एक तो था हमारा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और जो दूसरा हमारा ऑर्गेनिज्म था नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर वो था मल्टी सेल्युलर. ओके, मल्टी सेल्युलर. अब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जो टिश्यू का एक कंसेप्ट है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है, वो इसी पर ही बेस्ड है. अब देखिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिसमें सिर्फ एक ही तरह का सेल था और वही सेल क्या करता था, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था. सिर्फ यही सेल है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा. ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का फंक्शन हो, चाहे वो ब्रीदिंग हो, ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, रेस्पिरेशन हो, हर तरह के जो फंक्शंस थे वो परफॉर्म करने का काम कौन कर रहा था, हमारा सिंगल सेल. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा जैसे मूवमेंट ऑफ सेल भी अमीबा करेगा, वो वही सेल. ओके, ब्रीदिंग भी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी वही करेगा. ओके, एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, जितनी भी एक्टिविटीज थी वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रहा था. ये किसका एग्जाम्पल था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का, जिसका एग्जाम्पल हमने अमीबा लिया. ओके, लेकिन अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स एंड ह्यूमंस आ सकता है. आप ह्यूमंस ले सकते हैं. अब ये हमारा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होता है. ओके, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ एक सेल प्रेजेंट नहीं है, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है. सबसे पहली बात तो ये डिफरेंट शेप के हैं. एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये ले लेती हूँ. फिर ये हमारा मसल सेल्स था कुछ ऐसी शेप का. ओके, नर्व सेल हम सबको पता है वो इस तरह का होता है. ओके, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे और इनका काम क्या था, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना. जैसे कि अगर हम ले ब्लड क्या करता था, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फ्लो करने का काम, न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग जगह पहुंचाने का काम कर रहा था. और जो नर्व सेल थे वो क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. ओके, तो ये क्या है इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि सिर्फ एक ही सेल पर सारे काम करने का बर्डन नहीं है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क यहाँ पर नहीं है, यानी काम बट गया है अलग अलग सेल्स में. तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. डिवीजन ऑफ लेबर हमें कहाँ देखने मिलती है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में. ओके, इसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पर अलग अलग तरह के सेल्स हैं और वो भी सिर्फ एक सेल्स नहीं है. जैसे कि अगर हम नर्व सेल की बात करें तो सिर्फ नर्व सेल एक प्रेजेंट नहीं है, वो हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. तो सिर्फ एक नर्व सेल पे भी बर्डन नहीं आएगा. ठीक है, बहुत सारे नर्व सेल है, उनमें भी काम बढ़ जाएगा. ओके, तो यानी जो वर्कलोड है वो एक सेल के अंदर भी, एक टाइप के सेल के अंदर भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो ये कंसेप्ट था हमारा डिवीजन ऑफ लेबर का, जो हमने पहले पढ़ा था. अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, कि अब अगर हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें टिश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए. सेल क्या था, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जो सेल है वो जिम्मेदार होता है. अब टिश्यूज़ क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स similar in structure that perform together to perform a particular function is known as tissues. यानी कि एक ऐसे तरह का ग्रुप ऑफ सेल है जिनके स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, और वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं टिश्यूज. ओके,
तो अब हम देखते हैं, देखिए सेल, सेल हमें पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज। लेकिन अब आगे देखते हैं हम, अगर ग्रुप ऑफ टिश्यूज अगर हम कर दे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, फिर वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ओके, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, वैसे ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। जैसे कि हार्ट है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बना है, और जो टिश्यूज है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। और अब अगर बहुत सारे ऑर्गन को हम अगर कॉन्स्टिट्यूट कर दे तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देंगे। ओके, जैसे कि ह्यूमन में एक पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, हार्ट होते हैं, लंग्स होते हैं, ओके, किडनीज होती हैं, बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन सब को मिलाकर हमारी पूरी एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरी बॉडी बनती है। तो एक सेल होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज कहते हैं, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन को फिर हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, राइट। तो अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है सबका, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू, जो सारे साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें उसे हम क्या कहेंगे, टिश्यूज कह देते हैं। ओके, ऑल सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन। अब इस बात का मतलब क्या निकलता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, ये एक सेल होता है, ये डिवाइड होगा, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये सेल भी पर्टिकुलर 2 सेल में डिवाइड होंगे, फिर ये भी 2 में। तो ये क्या डिवीजन ऑफ सेल हो रही है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इन सब सेल का ओरिजिन जो है वो यही वाला सेल है, यानी सेल का जो ओरिजिन है वो कॉमन है। ओके, ये सेम ही सेल से इमर्ज हुआ है। ये हमने सेल में भी देखा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बने हैं, ये थ्योरी हमने पढ़ी थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ह्यूमन नर्व टिश्यू ले सकते हैं, या फिर बहुत अदर टिश्यूज भी हैं, बट अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज की तो वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि टिश्यूज में हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलती है, यानी कि काम बट जाता है, सिर्फ एक सेल को ही सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करने पड़ते। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये बात हम देख चुके। इसके अलावा जो है टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर पूरा क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ये बात भी हम पढ़ चुके। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हैज डिक्रीज्ड। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही तरह के बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे नर्व है तो ये बहुत सारे नर्व सेल्स है, सिर्फ एक सेल, एक ही नर्व सेल को सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करने, ये सब मिलकर काम करेंगे। तो जो वर्कलोड है वो क्या हुआ, यहाँ पर इंडिविजुअल सेल का डिक्रीज हो गया। ओके, वर्कलोड यहाँ पर डिक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म एंड हायर, जो ऑर्गेनिज्म है वो इम्प्रूव होगा, और एफिशिएंसी, देखिए एफिशिएंसी हायर कैसे हुई कि अगर एक ही सेल एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उसमें एक्सपर्टीज गेन कर लेगा। ओके, तो यानी एफिशिएंसी भी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म है, हमने एफिशिएंसी भी अचीव कर ली है, तो इसी वजह से हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो भी काफ़ी हाई चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है कि आप एनिमल्स और ह्यूमंस में ही अगर कंपेयर करके देखेंगे, या फिर प्लांट्स में, छोटे प्लांट्स में, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन की एक्सपेक्टेंसी जो रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, वो काफ़ी इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो हम है और भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, इवोल्व हो रहे हैं। पहले जो था कि 40-50 एक्सपेक्टेंसी रेट हुआ करते थे बहुत पहले के टाइम में, लेकिन आजकल जो है अभी करंट जो अगर मैं बताऊं तो जैसे अराउंड नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्स 67 जो है मेल्स की एज है, 65 फीमेल्स की एज है। तो ये क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई, यानी हायर सर्वाइवल, अब सर्वाइवल भी हमारा बढ़ चुका है। ओके, ठीक है, कुछ था इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज़ के बारे में। अब जो आता है टॉपिक आता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। सॉरी, एक होता है प्लांट टिश्यूज, एक होता है एनिमल टिश्यू। जैसे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स के। टिश्यूज भी 2 तरह के ही होते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहला कॉमन डिफरेंस तो प्लांट और एनिमल टिश्यूज में यही होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, ठीक है, और जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो अपने टारगेटेड एरियाज पे या टाइम के मतलब अकॉर्डिंगली वो मूव करते रहते हैं। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल जो डिफरेंस था। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लांट की वो बहुत ही सिंपल होती है, यानी कि ये कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं है। लेकिन जो अगर हम एनिमल्स की बात करें यहाँ पर, तो एनिमल्स जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब जो अगर प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो बहुत सारे प्लांट टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो डेड होते हैं।
अब डेड होते हैं, जैसे कि अब डेड क्यों होते हैं, देखिएगा इस प्लांट्स को एक ही जगह खड़े रहना होता है पूरे अपने लाइफ स्पैन में। जैसे कि ट्री है तो इसे अगर यहीं पे रहना है तो इसे क्या होना पड़ेगा, रिजिड होना पड़ेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड हो, ऐसा कि यहाँ पर खड़ा रह सके। तो इसके लिए क्या होता है, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं। ओके, कॉर्क से ही जो सेल की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले डिस्कवरी कॉर्क के थ्रू हुई थी, है ना, ठीक है। तो जो इसीलिए इसके कुछ सेल्स होते हैं जो डेड होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उसके जो टिश्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट टिश्यूज, पता नहीं बार बार सेल बोल रही हूँ, लेकिन जो एनिमल के जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं। अब जो ग्रोथ कन्फाइंड होती है प्लांट्स की, कन्फाइंड का मतलब क्या है कि देखिए कुछ ही हिस्से जो होते हैं प्लांट के वो ग्रो करते हैं, जैसे कि स्टेम ग्रो करेगी, ओके, लीफ ग्रो करेंगे, अच्छा रूट्स ग्रो करेंगी, ठीक है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि हर कुछ ग्रो कर रहा है प्लांट का, बस कुछ पार्ट्स हैं जो ग्रो करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमंस हैं उनकी एक मतलब ग्रोथ जो होते हैं इक्वली बैलेंस तरीके से होती है, ओके। यानी कि अगर हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स भी ग्रो करेंगे, लेग्स भी ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हैंड्स ने ग्रो कर लिया और लेग्स रह गए, कोई छोटा रह गया कोई बड़ा, दोनों इक्वली ग्रो करेंगे, हैंड्स भी होंगे तो, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, कन्फाइंड होती है, लेकिन हम एनिमल्स में एक सिमेट्रिकल ग्रोथ होती है, ओके। अब जो प्लांट्स होते हैं उनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है, बिकॉज दे आर ऑटोट्रॉप्स, वो ऑटोट्रॉप्स हैं, ओके। क्यों उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक रीज़न उसका बड़ा ये भी है। मेंटेनेंस भी उनकी कमी होती है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है वो ज़्यादा, ओके। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यूज, तो एनिमल ऑर्गेनिजम्स है वो कॉम्प्लेक्स है, तो उन्हें जो मेंटेनेंस के लिए एनर्जी वो काफ़ी रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा होगी, और वो हेटरोट्रॉप्स भी हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। एक रीज़न ये भी है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने का, ठीक है। अब जो प्लांट है वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रुक गए एक 5-10 साल के बाद। लेकिन एनिमल्स या ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर एज तक वो ग्रो करेंगे, उसके बाद उनकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी। ऐसा नहीं कि वो पूरी लाइफ तक ग्रो ही, हाइट बढ़ती रहेगी, नहीं, वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रो करेंगे, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एक वो स्टेशनरी होते, वो स्टेशनरी नहीं होते, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, उनकी कॉम्प्लेक्स है। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं कुछ डेड भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स में सभी टिश्यूज जो है लिविंग है। उनकी ग्रोथ कन्फाइंड है, यानी कुछ पार्ट्स ही ग्रो करेंगे, लेकिन एनिमल्स में इक्वली ग्रोथ होगी। इनकी मेंटेनेंस एनर्जी कम है, इनकी ज़्यादा है, और प्लांट्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ स्पैन ग्रो करते रहते हैं, एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, ओके। अब अगर हम अभी तो हमने देखा था कि प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज के बारे में, अब अगर हम प्लांट टिश्यू के अंदर भी देखें तो उसमें भी 2 वेराइटी आपको देखने को मिल जाएंगी, ओके। प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यूज, ओके। एक मेरिस्टेमेटिक, एक परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक वैसे हम आज कवर करेंगे, ठीक है। परमानेंट को हम कल देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार कॉम्पोजिशन इनकी बता देती हूँ। मेरिस्टेमेटिक में भी 3 तरह के होते हैं, एक एपिकल मेरिस्टेमेटिक, एक इंटरकैलरी एंड एक लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेकिन परमानेंट में 2 होते हैं, एक सिंपल एंड एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में होता है जाइलम एंड फ्लोएम, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, ओके। इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी होता है जिसमें कॉर्क, स्टोमेटा और एपी कुछ और एक टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो है देखेंगे आगे। वो ऐसे ही है कि एपिडर्मिस टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू में 3 तरह के हैं, एपिडर्मिस, कॉर्क एंड स्टोमेटा, इसको हम देखेंगे, ये भी एक कैटेगरी आप समझ सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। देखिए एक तो इनका साइज देख लेते हैं, स्मॉल होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिन होती है, यानी बहुत ही पतली होती है, ओके, और इलास्टिक होती है। इनकी जो सेल वॉल है काफ़ी थिन और इलास्टिक होती है, और इनके भी जो इंटर सेलुलर स्पेस है वो नहीं प्रेजेंट होता। जैसे कि ये अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट, वो जो इनकी कंपोजिशन होती है बिल्कुल स्ट्रांगली पैक्ड होता है, बिल्कुल स्पेस इनके बीच में बचता ही नहीं है, ओके। तो ये कुछ इनकी कंपोजिशन थी, स्ट्रक्चर था। अब अगर हम इसकी जो है प्रॉपर्टीज देख ले तो दे आर वेरी एक्टिव सेल्स,
एक्टिव सेल्स अब कैसे होते हैं वो देखेंगे। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड कंटेंट होता है, वो काफ़ी डेंस होता है। इनका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है और इनकी जो सेल वॉल है वो भी काफ़ी पतली होते हैं, इसीलिए ये बहुत ही एक्टिवली वर्क करते हैं, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, पूरी सेल की फंक्शनिंग इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है, इसीलिए इन्हें एक्टिव सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। फंक्शनिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है। इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। हमने देखा था ना कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने सेल में पढ़ा था वैक्यूल्स के बारे में। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ है वहाँ पर, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है इन्हें फूड या न्यूट्रिएंट्स, देखिए क्योंकि वैक्यूल्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और फूड को स्टोर करने का काम होता है, ठीक है। इनकी जॉब ये होती है, ओके। लेकिन जो इन सेल्स को है ना, न्यूट्रिएंट्स की डोंट नीड टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स, इनको न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर वैक्यूल्स या तो बहुत ही छोटी साइज़ के प्रेजेंट होते हैं या फिर प्रेजेंट ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने की ज़रूरत इन सेल्स को नहीं पड़ती, ओके। इनका ग्रोइंग का काम है, ग्रोथ का काम है बेसिकली, ओके, ठीक है। तो ये कुछ थी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। फंक्शनिंग काफ़ी फास्ट हो जाती है, ओके। देखिए आप देख भी ली, न्यूक्लियस इज लार्ज, साइटोप्लाज्म डेंस, वैक्यूल्स आर एब्सेंट बिकॉज दे डोंट नीड टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए अगर उन्हें स्टोरेज की जरूरत नहीं है तो वैक्यूल्स का क्या ही काम आएगा। रेस्पिरेशन इसीलिए क्या होते हैं, रैपिडली हो जाते हैं, क्योंकि पूरा जो सेल है बहुत ही ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा तो हर चीज़ रैपिडली ही होगी, ओके। तो ये कुछ था इसके बारे में। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां पर भी अगर आपको ग्रोथ दिख रही है प्लांट में, अगर प्लांट में किसी भी हिस्से में आपको ग्रोथ दिख रही है तो यानी कि आप समझ लीजिएगा कि वहां पर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट, राइट। अब इसके अदर फंक्शंस क्या है, ये एक पेरेंट टिश्यू है, यानी कि पेरेंट टिश्यू क्या है कि इसी से ही बाकी अदर जो टिश्यूज है वो फॉर्म हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ओके। ग्रोथ करने का काम करता है, जितनी भी ग्रोथ है, दीज टिश्यूज टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। अब ये नए सेल को बनाने का काम भी कौन करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे। उनको ग्रो करने का, उनको बढ़ाने का काम भी कौन करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही करेंगे, ओके। अब न्यू ऑर्गन्स जो है, अगर सपोज कीजिए कि जैसे लीव्स है वो हट गई या फिर नई लीव्स आनी है, ठीक है, नई स्टेम, नई ब्रांच, नए फ्रूट्स लगने हैं, नए रूट हेयर आने हैं, तो न्यू ऑर्गन्स को बनाने का काम भी कौन करेंगे, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही परफॉर्म करेंगे। अब अगर इंजरी हो जाती है किसी भी प्लांट में, ठीक है, उसको हीलिंग का काम यानी उसको ठीक करने का काम और उसकी जगह पर नए सेल्स को लाने का काम भी कौन करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। अब एक लॉजिंग का काम, यानी कि देखिए कई बार क्या होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी विंड आ रही है तो पौधा क्या है कि गिर के टूट सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है तभी ऐसा होता है कि कोई पेड़ पौधे गिर गए, टूट गए, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे नहीं होता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो उसे ठीक सीधे खड़े रहने का काम भी करता है, क्योंकि स्टेम के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। अभी आप आगे देखेंगे, ओके। वो उसकी विड्थ इंक्रीज करने का काम करता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम आप पढ़ेंगे, वो जो है बिलो कॉर्क प्रेजेंट होते हैं, ये वाले जो टिश्यूज होते हैं, इसकी वजह से वो रिजिडिटी और वो गिर्थ प्रोवाइड कराते हैं स्टेम को, जिसकी वजह से क्या होता है, पौधे उखड़ते नहीं ज़मीन से। यानी कि अगर आंधी तूफान अगर आ भी गया तो फिर वो झुककर वापस सीधे हो जाते हैं, बेंट होके वापस स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, ओके। तो फंक्शंस देख लीजिए, पेरेंट टिश्यू है यानी इन्हीं से ही नए टिश्यूज इमर्ज होते हैं, नए डेवलप होते हैं। ग्रोथ में भी हेल्प करता है, स्टेम, रूट, जहाँ पर भी ग्रोथ हो रही है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है। न्यू ऑर्गन्स को बनाने का काम, न्यू लीव्स जैसे हुए, ब्रांचेस हुए, फ्रूट्स, फ्लावर्स हुए, इनको बनाने का काम भी कौन करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेंगे। अगर प्लांट में कोई तरह की इंजरी हो जाती है उसे ठीक करने का काम और उसकी जगह पर नए सेल्स को लाने का काम भी कौन करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड लॉजिंग का काम, यानी कि अगर हैवी विंड अगर आ रही है तो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स टूट के गिर गए, उन्हें सेफ रखने का काम, ठीक है, कौन करेंगे, बैलेंस रखने का काम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही करेंगे। नाउ लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मैं डायग्राम में बता देती हूँ आपको। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अगर ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट और शूट में। रूट का डायग्राम नहीं दिख रहा है यहाँ पर, शूट का है, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम,
राइट। अब सेकेंड इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक। अभी पीछे हमने बात की थी ना लेटरल मेरिस्टेमेटिक की, लॉजिंग में हेल्प करते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है बिलो कॉर्क। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये गिर्थ यानी विड्थ प्रोवाइड, डायमीटर प्रोवाइड कराते हैं किसको, स्टेम को डायमीटर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपने कभी नोटिस किया है कि कोई भी प्लांट होता है वो नीचे से उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऊपर आते 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 वो पतला होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो है लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है, वो उसे गिर्थ या डायमीटर प्रोवाइड कराएगा, यानी कि ब्रॉड कर देगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक। विड्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीजेस बाय द लेटरल मेरिस्टम, जिसे हम गिर्थ भी कह देते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द बार्क ऑफ द, beneath the bark of the tree, sorry beneath, I am saying below, beneath यानी कि bark of the tree के बिल्कुल नीचे, ओके। अब थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, ओके। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड्स ऑफ द लीव्स एंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये नोड्स ऑफ द लीव्स एंड स्टेम में, ये सारा क्या है, लेटरल मेरिस्टम है, ओके। इंटरकैलरी जो है नोड्स हैं, इसे इंटरकैलरी नोड्स कहा जाता है। ओके एक तो ये यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एक सेकेंड, देखिए ये रहा, ठीक है। और दूसरा ये नोड्स ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होंगे, यानी जहाँ पर कोई भी, अगर देखिए अगर मैं आपको एक पौधा बना ही देती हूँ, देखिए ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे लीफ आ रही है, तो यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट है, ओके। तो इस तरह जहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, यहाँ की ग्रोथ कौन किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ की ग्रोथ के लिए, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये नोड्स ऑफ द लीव्स में और स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। एपिकल मेरिस्टम जो होता है ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स अकरेंस, अगर रूट में प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टम बोला जाएगा, स्टेम में प्रेजेंट है तो स्टेम या फिर शूट मेरिस्टम बोला जाएगा, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस ग्रोथ इन लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम, ये उनकी लेंथ और रूट एंड शूट की स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करता रहता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम ये जो होते हैं, इट अकर्स इन इमीडिएट पोजीशन एट द बेस ऑफ द लीव्स। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, बेस ऑफ द लीव की इमीडिएट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं और नोड्स के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये लीव्स की ग्रोथ के लिए और इंटरनोड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से, इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम, ये जो होते हैं इट अकर्स ऑन द साइड बोथ इन स्टेम, नीचे जो है एंड रूट्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट का डायग्राम आपको क्लियर नहीं था। जो स्टेम के साइड्स में प्रेजेंट होता है ये बीनीथ द कॉर्क, ओके। इट इंक्रीजेज द गिर्थ ऑफ द रूट एंड द स्टेम, ये उसकी गिर्थ इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है, गिर्थ इंक्रीज स्टेम और रूट की। तो आज के लिए गाइज देखिए बस इतना ही है। अभी हमने जो था सारा पढ़ लिया था। हमने पढ़ा कि टिश्यूज़ क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, इन्हें टिश्यूज़ कहा जाता है। हमने डिवीजन ऑफ लेबर भी देखी, ओके। फिर इसके बाद हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। उससे पहले हमने देखा था कि सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ फिर क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन बनाते हैं, ओके। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारा पूरा क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस चीज़ के बारे में हमने देखा था, ओके। इसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था, वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ पर ग्रोथ हो रही होगी, ओके। 3 टाइप्स देखे थे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ओके। उनके फंक्शंस भी हमने देखे, उनकी ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है। देखिए मैं यूँ नहीं कहूँगी कि प्लांट टिश्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल टिश्यूज़ है ये, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी देखेंगे। लेकिन 1 मार्कर 2 मार्कर में जो प्लांट टिश्यूज़ से बहुत ज़्यादा कुछ आ जाता है आपके एग्जाम में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह के डाउट हैं तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। अगर इस बार लास्ट में मैंने पूछा था पिछली वीडियोस में कि आपको नोट्स चाहिए, एंड दिस टाइम मैंने खुद ही स्लाइड्स बनाई हैं। ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इसे आपको इसे अपनी नोटबुक पर ज़रूर इसे पेन डाउन कीजिएगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।